बेटा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी मैम। यस मैम। यस मैम। दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। और बेटा अपेंडिक्स। बेटा डिस्टर्ब ना, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करना है। मैम ये तो छोटा सा दिख रहा है। वही है। आज का टॉपिक है एपेंडेक्टोमी। एपेंडेक्टोमी, अपेंडिक्स का नाम सुना है आप लोगों ने? यस मैम। मैम हमारे लोअर एब्डोमिनल साइड, राइट साइड के लोअर एब्डोमिनल साइड में अपेंडिक्स होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कभी कभी इन्फ्लामेशन हो जाता है तो अपेंडिक्टाइटिस हो जाता है। और वो उसकी वजह से क्या होता है, वो हमारे इंटेस्टाइन और खास तौर से जो हमारे लोअर एब्डोमिनल पार्ट है उसको उसमें क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है और पेन होता है। तो उस केस में क्या करते हैं डॉक्टर, अपेंडिक्स को ही रिमूव कर देते हैं। आज तक ये पता नहीं चला है, अपेंडिक्स हमारी बॉडी का तो पार्ट है, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला है कि उसका रोल क्या है बॉडी में। उसका रोल अभी तक किसी ने डिस्कवर नहीं किया, ना किसी ने बताया है। तो ऐसे डॉक्टर क्या करता है, अपेंडिक्स को वहां से रिमूव कर देता है। तो अपेंडिक्स को रिमूव किया जाता है, मतलब अपेंडिक्स को जिस सर्जरी से रिमूव किया जाता है उसको हम अपेंडेक्टोमी कहते हैं। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो जिस सर्जरी के थ्रू अपेंडिक्स को रिमूव किया जाता है उसे अपेंडेक्टोमी कहते हैं। जैसा कि इस स्लाइड में हमें दिखाई दे रहा है, अपेंडेक्टोमी इज ए सर्जिकल रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स। मतलब अपेंडेक्टोमी एक सर्जरी है जिसमें हम अपेंडिक्स को रिमूव कर दे। तो अपेंडिक्स का ए स्मॉल फिंगर शेप पाउच दैट इज लोकेटेड एट द केकम, मतलब जंक्शन बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अपेंडिक्स एक तरह की सर्जरी है जिसमें हम अपेंडिक्स को रिमूव कर देते हैं और वो हमारे लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच के जंक्शन में प्रेजेंट होता है। द सर्जरी इज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर अपेंडिक्टाइटिस। जो ये सर्जरी स्पेशली अपेंडिक्टाइटिस के लिए यूज की जाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया जहाँ पे टिस लग जाए इसका मतलब इन्फ्लामेशन। जब भी अपेंडिक्स में किसी भी वजह से इंफेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसकी वजह से अपेंडिसाइटिस क्रिएट होता है। तो उसको हटाने के लिए या प्रॉपर उसको रिमूव करने के लिए या उसके लिए हम सर्जरी का यूज करते हैं, वो हमारी अपेंडेक्टोमी होती है। एंड पेशेंट यूजुअली रिकवर फ्रॉम अपेंडेक्टोमी विदाउट एक्सपीरियंस कॉम्प्लिकेशन। और सर्जरी के बाद जो पेशेंट होता है वो अपने आप ही जल्दी रिकवर हो जाता है और उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं पाई जाती। मतलब ये कह लो कि अपेंडेक्टोमी सर्जरी के बाद पेशेंट में किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, ठीक है। ए रप्चर अपेंडिक्स इज कंसिडर्ड एज मेडिकल इमरजेंसी। अगर अपेंडिक्स किसी भी वजह से रप्चर हो जाए तो वो मेडिकल इमरजेंसी के अंडर आती है, ठीक है। बेटा समझ में आया आप लोगों को? बेटा समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब सर्जिकल प्रोसीजर जो हमारे अपेंडेक्टोमी है उसको हमने सर्जरी के बेस पे 2 टेक्निक में डिवाइड किया है, या ये कह लो कि अपेंडेक्टोमी सर्जरी टेक्निक को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 है ओपन अपेंडेक्टोमी और नंबर 2 है लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी। मतलब अपेंडेक्टोमी सर्जरी को के 2 टाइप्स होते हैं, एक ओपन अपेंडेक्टोमी होता है और एक लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी होता है, ठीक है। तो इस स्लाइड में लिखा है सर्जन यूज 1 और 2 सर्जिकल टेक्निक। जो सर्जन होंगे मतलब 2 में से कोई एक टेक्निक का यूज करेंगे। द चॉइस ऑफ मेथड इज मेड बाय द सर्जन। और चॉइस कौन डिसाइड करेगा? सर्जन करेगा कि किस केस में कौन सा हम यूज करें, ओपन करें या लैप्रोस्कोपी अपेंडेक्टोमी करें, इसका भी चॉइस सर्जन ही करेगा, ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया इज यूज्ड इन बोथ प्रोसीजर। दोनों ही प्रोसीजर में हम जनरल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं जिसमें पेशेंट बेहोश हो जाता है।
समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बात करेंगे हम ओपन अपेंडेक्टोमी। जैसा कि अभी बताया कि अपेंडेक्टोमी है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन और लेप्रोस्कोपी। तो हम बात करेंगे ओपन अपेंडेक्टोमी। तो इसमें लिखा है ओपन अपेंडेक्टोमी इज द ट्रेडिशनल मेथड। मतलब जो ओपन अपेंडेक्टोमी है वो एक ट्रेडिशनल मेथड है एंड द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर अपेंडिसाइटिस। और ये अपेंडिसाइटिस का एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट भी माना जाता है। Surgeon make incision in the lower right abdomen, pull the appendix through incision, tie it off at its base and remove it। मतलब कहने का मतलब है जो सर्जन है वो पेशेंट के लोअर राइट एब्डोमेन में कट लगाएगा, ठीक है। उसके बाद अपेंडिक्स को पुल करेगा, इंसिजन के थ्रू पुल करेगा मतलब खींचेगा, और उसके बेस पे को बांध देगा, किसी से टाई कर देगा, बांध देगा, और वहां से अपेंडिक्स को निकाल लेगा, ठीक है। तो इस केस में सर्जन इंसिजन करता है, अपेंडिक्स को पुल आउट करेगा, उसके बेस को टाई कर देगा और वहां से उसे रिमूव करेगा। केयर इज टेकन टू अवॉइड स्पिलिंग फ्लूरेंट मटेरियल फ्रॉम द अपेंडिक्स। और इसके लिए क्या किया जाता है, केयर पेशेंट की केयर रखनी पड़ती है कि जहां से अपेंडिक्स को रिमूव किया है वहां कोई पस फॉर्म ना हो जाए, ठीक है। और जब मतलब अपेंडिक्स को जब हम रिमूव कर रहे हैं तो उस वक्त पेशेंट की केयर करनी बहुत जरूरी है, नहीं तो वहां पे पस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद इंसिजन इज देन फ्यूचर। और जहाँ पे कट किया है डॉक्टर ने या सर्जन ने, जहाँ पे कट किया उसको हम सूचरिंग करके बंद कर देते हैं, ठीक है। बेटा इतना समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इफ अपेंडिक्स हैज परफोरेटेड, मतलब अगर अपेंडिक्स रप्चर हो जाए किसी भी वजह से, अगर अपेंडिक्स रप्चर हो जाए तो ये कौन सी कंडीशन है, ये इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है। इफ अपेंडिक्स हैज ruptured, surgeon clean the pus out of abdomen with warm saline solution। तो सर्जन क्या करेंगे, abdomen जो पस बनाया है abdomen एरिया पे उसको सलाइन वाटर से क्या करेंगे, साफ करेंगे, टू रिड्यूस फॉर इन्फेक्शन। मतलब इन्फेक्शन को रोकने के लिए वो एब्डोमेन पे पस की क्या करेंगे, सलाइन वाटर से साफ करेंगे, ठीक है। A drain may be inserted through the incision to allow the pus to drain from the abdomen। तो एक ड्रेन मतलब जैसे हम कैथेटर यूज करते हैं, तो एक ड्रेन जो होगी हम इंटरनल और आउटर के बीच में बनाएंगे, और वो कैसे बनाएंगे, इंसीज करके, कट करके, एक छोटा सा कट करके हम पस को बाहर निकालें, ठीक है। मतलब एब्डोमेन से बाहर निकाल लेंगे। इन दिस केस स्किन इज नॉट सूटेड। इस केस में हम स्किन को सूचरिंग नहीं करेंगे बट लेफ्ट ओपन, और खुला छोड़ देंगे, एंड देन पैक विथ स्ट्राइल गज, और स्ट्राइल गॉज से उसे पैक कर देंगे, ठीक है। वहां पे हम मतलब छोटा सा कट करेंगे, ड्रेन आउट के लिए हम ड्रेन आउट के लिए पाइप लगाएंगे, और जो अब्डोमेन एरिया में मतलब अपेंडिक्स के साइड जो अब्डोमेन एरिया में जो पस है उसको वहां से निकाल लेंगे। उसको निकालने के बाद हम उस जिस एरिया को हमने कट किया उसको सूचर ना करके हमने वहां पे स्ट्राइल गॉज पीस वहां रख देते। जैसे कि हमें कभी चोट लगती है तो डॉक्टर क्या करता है, मेडिसिन ये सॉल्यूशन लगा के, ऑइंटमेंट लगा के, कुछ भी हमारे स्किन पे कॉटन गॉज पीस रख देते, उस तरह वहां पे भी गॉज पीस स्ट्राइल रख देंगे। गॉज एंड ड्रेन remain in place until pus is completely drained। और गॉज और ड्रेन जो पाइप है वो तब तक लगी रहेगी जब तक पस जो है completely एब्डोमेन से बाहर ना आ जाए। देयर इज नो साइन ऑन इन्फेक्शन, और यहाँ पे कोई भी साइन ऑन इन्फेक्शन ना शो करे, ठीक है। इफ एब्डोमेन इज सो इन्फ्लेम्ड दैट द सर्जन कांट सी द अपेंडिक्स। अगर मतलब एब्डोमेन एरिया अगर इन्फ्लेम करे, इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो सर्जन अपेंडिक्स को नहीं देख पाएगा, और क्या होगा, इन्फेक्शन इज ड्रेन एंड ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक। उसके बाद क्या होगा, जो अपेंडिक्स को देख नहीं पाएगा और इन्फेक्शन को वहां से हटा देगा। उसके बाद जो डॉक्टर है वो एंटीबायोटिक्स देगा, क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसलिए उसको एंटीबायोटिक देगा, और उसके बाद अपेंडिक्स को वहां से रिमूव कर लेगा। कहने का मतलब है कि पहले सर्जन ने
abdomen पार्ट से पस को हटाया, ठीक है। अगर इन्फेक्शन है वो भी वहां से ड्रेन आउट हो गया। अपेंडिक्स अगर जब तक ड्रेन आउट नहीं होगा अपेंडिक्स दिखेगा नहीं। जैसे ही ड्रेन आउट हो गया इन्फेक्शन के मटेरियल जो भी है ड्रेन आउट हो गए, डॉक्टर को या सर्जन को अपेंडिक्स दिख जाएगा। जैसे ड्रेन आउट हो जाएगा उसके बाद सर्जन अपेंडिक्स को वहां से रिमूव कर लेगा। ये हमारी ओपन एपेंडेक्टोमी है। समझ में आया बेटा? यस मैम। यस मैम। सब समझ गया। नेक्स्ट है लैप्रोस्कोपिक एपेंडेक्टोमी। अब ये हमारे सेकंड टाइप ऑफ एपेंडेक्टोमी है, लैप्रोस्कोपिक एपेंडेक्टोमी। दिस मेथड हैज बीन यूज्ड फॉर ओवर ए डिकेड। मतलब ये जो मेथड है वो एक दशक से क्या हो रहा है, यूज की जा रही है। इट में बिकम स्टैंडर्ड ऑफ केयर, और ये क्या स्टैंडर्ड केयर बनाता है। मतलब इसको जो लैप्रोस्कोपी है ये ज्यादा ही स्टैंडर्ड है, केयर के मामले में ज्यादा ही स्टैंडर्ड है। प्रोसीजर हैज सेवरल एडवांटेज इंक्लूडेड लो रिस्क फॉर पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन। और इस प्रोसीजर के बहुत ही कम क्या है एडवांटेज है, जैसे कि लो रिस्क फॉर पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, फास्टर रिकवरी टाइम, स्मॉलर स्कार एंड शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे। मतलब इसमें क्या कौन कौन सी एडवांटेज है? बहुत सारी एडवांटेज है कि इसमें लो रिस्क होता है इन्फेक्शन, मतलब ऑपरेशन होने के बाद लो रिस्क होता है, रिकवरी पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, और स्किन पे छोटा सा स्कार रह जाएगा, और हॉस्पिटल में पेशेंट काफी दिनों तक नहीं रहेगा, थोड़े टाइम बाद वो चला जाएगा। मतलब ये जो टेक्निक है, ये जो सर्जरी है ये काफी अच्छी मानी गई है, क्योंकि इसमें रिकवरिंग भी रेट ज्यादा है और कटिंग भी कम है और हॉस्पिटल में ज्यादा रहना भी नहीं पड़ता। ठीक है। सर्जन मेक ए वेरी स्मॉल इंसिजन। लैप्रोस्कोपी में जो सर्जन है वो बहुत छोटा सा इंसिजन लगाता है। सर्जन मेक ए वेरी स्मॉल इंसिजन राइट बिलो द नेवल। इसमें क्या उस वाले केस में कहा था लोअर राइट लोअर साइड में इंसिजन लगाए थे, लेकिन इस केस में जो सर्जन होगा जो वो पेशेंट की नेवल जो नाभि होती है ना उसके नीचे राइट नीचे क्या करेगा स्मॉल इंसिजन करेगा एंड इंसर्ट इंस्ट्रूमेंट, और एक इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट कर देगा जिसको हम बोलते हैं लैप्रोस्कोप। ठीक है, लैप्रोस्कोप के इंसर्ट कर देगा। लैप्रोस्कोप इज ए लॉन्ग ट्यूब। लैप्रोस्कोप एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसमें लेंस लगा होता है, एक साइड लेंस लगा होता है और एक साइड मैन्युएचर लगा होता है, मतलब एक वीडियो कैमरा लगा होता है। ठीक है, एक तरफ लेंस होगा एक तरफ वीडियो कैमरा लगा होगा। ठीक है, लैप्रोस्कोपी एनेबल द डॉक्टर टू सी द अपेंडिक्स, जिसकी वजह से डॉक्टर अपेंडिक्स को देख सकता है। ठीक है, सेवरल मोर टीनी इंसिजन आर मेड। उसके बाद छोटे छोटे इंसिजन क्या होंगे लगाए जाएंगे। ठीक है, अलाउड फॉर द पासेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और एक छोटे छोटे इंसिजन लगाए जाएंगे ताकि इंस्ट्रूमेंट को इंस्ट्रूमेंट के लिए पासेस बन सके, मतलब इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करने के लिए छोटे छोटे पासेस बन सके। ठीक है, which are used to cut and clamp of the appendix, और मतलब जो कट करेंगे वो क्लैंप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है लैप्रोस्कोप is also used as diagnostic tool। लैप्रोस्कोप जो है उसको एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह यूज किया जाता है। डॉक्टर इज एबल टू सी इफ द अपेंडिक्स इज इन्फ्लेम, और डॉक्टर ये भी देख सकता है कि अपेंडिक्स अगर इन्फ्लेम हो गया है या उसमें इन्फ्लामेशन हो गया है वो भी देख सकता है। इफ अपेंडिक्स नॉट कॉज ऑफ पेशेंट सिम्टम, अगर पेशेंट को वो कोई भी सिम्टम शो नहीं कर रहा लेकिन इन्फ्लेम है, डॉक्टर ये देख सकता है। अदर ऑर्गन कैन बी सीन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ सिम्टम, और साथ साथ और भी ऑर्गन्स को हम इस प्रोसीजर से देख सकते हैं। बेटा समझ में आया? यस मैम। बेटा सब समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। अब आता है प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर, मतलब ऑपरेशन से पहले का प्रोसीजर। ठीक है, क्या करना है? नंबर ऑफ टेस्ट आर ऑर्डर टू असेस द पेशेंट हेल्थ बिफोर सर्जरी, मतलब सर्जरी होने से पहले बहुत सारे टेस्ट पेशेंट को कराने होते हैं जिससे पता चल सके कि पेशेंट को और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। ठीक है, यूजुअली दिस टेस्ट आर डन few days had, but because of urgency of appendectomy टेस्ट एंड सर्जरी आर फ्रिक्वेंटली, मतलब कुछ केसेस के लिए जो टेस्ट है कुछ दिन पहले ही कराने पड़ते हैं, लेकिन अपेंडेक्टोमी के केस में
टेस्ट और सर्जरी को मतलब तुरंत ही सेम डे पे करवा दिया जाता है। प्री ऑपरेटिव टेस्ट वेरी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एज, और जो प्री ऑपरेटिव जो टेस्ट होगा वो पेशेंट की एज और हेल्थ पे डिपेंड करेगा। बट ए ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, इलेक्ट्रोग्राम आर स्टैंडर्ड, लेकिन उसका ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे और ईसीजी स्टैंडर्ड माने गए हैं, लेकिन उनका जो पेशेंट की एज और हेल्थ पे ही हमारे प्री ऑपरेटिव टेस्ट डिपेंड करेगा। इनफॉर्म कंसेंट फॉर्म मस्ट बी साइन, मतलब जब भी हम सर्जरी कराते हैं या कोई भी प्रोसीजर कराते हैं, जैसा कि आप लोग क्लिनिकल में गए होगे तो देखा ही होगा, तो कोई भी कुछ भी प्रोसीजर कराते तो उससे पहले हम पेशेंट से एक इनफॉर्म कंसेंट फॉर्म फिल करवा के अपने पास रख लेते हैं। तो उसी की बात हो रही है। ए इनफॉर्म कंसेंट फॉर्म मस्ट बी साइन एक्नॉलेज दैट पेशेंट अंडरस्टैंड द प्रोसीजर, पोटेंशियल रिस्क एंड दैट दे विल रिसीव सर्टेन मेडिकेशन। मतलब इसमें पेशेंट जो हैगा वो एक एक्नॉलेजमेंट पेपर पे साइन करके देगा, जिसमें ये लिखा होगा कि पेशेंट को प्रोसीजर, उसके रिस्क और कौन सी मेडिकेशन उसे दी जा रही है, इसके बारे में सब कुछ उसे पता है। बिफोर सर्जरी एनेस्थेसियोलॉजी विजिट द पेशेंट टू डू ए प्री फिजिकल एग्जामिनेशन। सर्जरी से पहले जो एनेस्थेसियोलॉजी है वो पेशेंट के पास विजिट करेगा और उसका एक फिजिकल एग्जामिनेशन लेगा, और ये भी पता करेगा कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है। ठीक है, ही या शी will want to know about any medication medical condition if patient taking any medicine। यहाँ तक कि वो ये भी जानने की कोशिश करेगा कि उसकी मेडिकल कंडीशन क्या है और वो कौन सी मेडिकेशंस ले रहा है। ठीक है, if any dietary supplement या herbal product are be used, if there has been recent, मतलब ये पता करेगी कौन सी मेडिकेशन ले रहा है, एलोपैथी ले रहा है, कौन सा सप्लीमेंट ले रहा है या हर्बल प्रोडक्ट ले रहा है, कितने टाइम से ले रहा है, इन सब का पता वो लगाएगा। और साथ साथ उसके साथ साथ ये भी पता लगाएगा कि उसको किससे एलर्जी है, किससे नहीं है, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। ये कंप्लीट नॉलेज या कंप्लीट जानकारी जो एनेस्थेसियोलॉजी है वो पहले ही विजिट करके पेशेंट के पास सारी ले लेगा। ठीक है, पेशेंट आर रिक्वायर्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग या ड्रिंकिंग बिफोर मिडनाइट ऑन डे बिफोर सर्जरी। मतलब सर्जरी से जो पहली रात होगी मिडनाइट को ही पेशेंट को ना तो खाने दिया जाएगा ना कुछ पीने के लिए दिया जाएगा। हाउएवर बिकॉज ऑफ अपेंडेक्टोमी इज इमरजेंसी, क्योंकि अपेंडेक्टोमी एक इमरजेंसी प्रोसीजर दैट नॉट बी पॉसिबल, जो इसके बगैर पॉसिबल नहीं हो सकती। एज सून एज डिसीजन मेड टू ऑपरेट, और क्या है डिसीजन लिया जाएगा कि पेशेंट को की सर्जरी के लिए। ठीक है, इसमें पेशेंट मस्ट टेकन नथिंग बाय माउथ, इसमें पेशेंट माउथ से कुछ भी नहीं लिया जाएगा, यहाँ तक कि वो मेडिकेशंस भी नहीं ले सकता है। प्रायर टू सर्जरी इंट्रावेनस इज स्टार्टेड टू एडमिनिस्ट्रेट फ्लूइड। अगर सर्जरी से पहले आईवी क्या करेंगे, आईवी स्टार्ट, पेशेंट है उसको आईवी देना स्टार्ट कर देंगे और मेडिकेशन भी आईवी के थ्रू देंगे, माउथ से कुछ भी उसको नहीं देंगे। इसमें एंटीबायोटिक और पेन मेडिकेशन भी इन्वॉल्व होगी। बेटा समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. अब नेक्स्ट है हमारी पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंड कॉम्प्लिकेशन। ऑपरेशन होने के बाद और कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, फॉलोइंग सर्जरी पेशेंट इज टेकन टू पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट। सर्जरी के बाद पेशेंट को पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, और तब तक क्या जाएगा जब तक वो मतलब उससे एनेस्थीसिया का असर खत्म ना हो जाए। ड्यूरिंग दिस टाइम नर्स स्टाफ चेक टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्रीथिंग एट फ्रीक्वेंटली इंटरवल। व्हेन द एनेस्थीसिया वेयर ऑफ वाइटल साइन स्टेबलाइज पेशेंट इज ट्रांसफर्ड टू अदर हॉस्पिटल रूम। जब तक एनेस्थीसिया का असर खत्म नहीं होता तब तक वहाँ का नर्सिंग स्टाफ टेम्परेचर, हार्ट रेट और ब्रीथिंग फ्रीक्वेंटली चेक करता रहेगा, और जैसे ही एनेस्थीसिया का असर कम होने लगेगा और उसके वाइटल साइन स्टेबलाइज हो जाएंगे, पेशेंट को दूसरे रूम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब है पोस्ट ऑपरेटिव केयर, इसके में अनरप्चर अपेंडिक्स। अगर अपेंडिक्स रप्चर नहीं हुआ है तो कौन सी केयर करनी है। ठीक है, within unruptured appendix patient recovery time is relatively quick। अगर अपेंडिक्स अनरप्चर है तो उस केस में जो पेशेंट का रिकवरी टाइम होगा वो बहुत जल्दी होगा,
मॉर्निंग आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद ही क्लियर फ्लूइड आर ऑफर, ठीक है। और सर्जरी के बाद जो मॉर्निंग है उसको लिक्विड ऑफर किया जाएगा वंस दोज आर टॉलरेट, जिसको वो टॉलरेट कर सकता है। एंड डाइट प्रोग्रेसिवली टू सॉलिड, और डाइट को सॉलिड फॉर्म की तरफ बढ़ा, मतलब लिक्विड से वो सॉलिड फूड ले सकता है। वंस द पेशेंट ईटिंग या ड्रिंकिंग, एक बार अगर पेशेंट ने खाना और पीना स्टार्ट कर दिया, आईवी इज रिमूव, आईवी को हटा दिया जाएगा, ठीक है। फिजिकली एक्टिविटी सच इज गेटिंग आउट बेड, बीइंग ऑफ सेम डे एज सर्जरी नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब जो अगर वो फिजिकल एक्टिविटी करने लग जाएगा तो उसी दिन पेशेंट को मॉर्निंग में भेज दिया जाएगा। मोस्ट पेशेंट नीड मेडिकेशन टू रिलीव द पेशेंट, और कुछ पेशेंट को मेडिकेशन की जरूरत होती है जिससे जो उनको पेन होता है उससे रिलीव मिल सके। इंसिजन के थ्रू जो पेन हुआ है उससे रिलीविंग के लिए मेडिकेशन वो अप्लाई कर सकता है। स्मॉल इंसिजन ऑफ लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर ऑफ्टन कॉज लेस पेन, जो लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर में जो स्मॉल इंसिजन किए जाते हैं उससे पेन जो होता है वो कम होता है, ठीक है। और जबकि जो ओपन है उसमें पेन ज्यादा होगा और लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर में पेन कम होगा, ठीक है। नर्सिंग स्टाफ कंटिन्यू टू मॉनिटर द पेशेंट फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, और जो वहाँ का नर्सिंग स्टाफ होगा वो पेशेंट को मॉनिटर करता रहेगा, किसी भी मतलब इन्फेक्शन का कोई साइन मिला या नहीं, इसके लिए वो हमेशा चेक करता रहेगा। और साथ साथ ये देखिए कि इन सीजन हीलिंग हो रही है या नहीं हो रही है। पेशेंट विथ अनकॉम्प्लिकेटेड सर्जरी यूजुअली लीव द हॉस्पिटल 1 to 2 days फॉलोइंग सर्जरी, अगर कोई पेशेंट है जिसको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है सर्जरी के बाद, तो उसको 1 या 2 दिन में वहां से हॉस्पिटल से भेज दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वंस एट होम पेशेंट मस्ट चेक द इंसिजन साइट, अगर वो घर पहुंच गया तो पेशेंट को कम से कम एक बार अपना इंसिजन साइट को देख लेना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए। इट शुड बी ड्राई एंड वुंड शुड बी कंप्लीटली क्लोज, ये देख लेना चाहिए कि वो जो वुंड है वो ड्राई हुई है या नहीं हुई है, ये कंप्लीटली क्लोज हुई है या उसे हमेशा चेक करते रहना चाहिए। इफ इंसिजन ड्रेन ब्लड या पस, अगर इंसिजन साइड से अगर ब्लड या पस मिलता है, ठीक है, तो उसको हटा देना चाहिए। एंड फिजिकली शुड बी नॉट नोटिफाई इमीडिएटली, और फिजिशियन को उसके बारे में तुरंत बताना चाहिए। फीवर या इंक्रीजिंग पेन एट इंसिजन साइट आल्सो बी रिपोर्ट द फिजिशियन, अगर पेशेंट को घर जाने के बाद फीवर आता है या पेन बहुत ज्यादा हो जाता है तो भी फिजिशियन को इसके बारे में बताना चाहिए। नॉर्मल एक्टिविटी कैन बी रिज्यूम, और जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो कुछ दिन के बाद वो स्टार्ट कर सकता है, मतलब 4 से 6 वीक के लिए, मतलब कुछ दिन के बाद स्टार्ट हो सकता है, लेकिन वो प्रॉपर रिकवर होगा 4 से 6, मतलब 1-1.5 महीना उसको रिकवरी में लग जाएगा। हैवी लिफ्टिंग या स्ट्रेनस एक्टिविटी शुड बी अवॉइडेड, और रिकवरी के टाइम उसे भारी चीजों को नहीं उठाना है, ना ही कोई स्ट्रेसफुल काम करना है, ठीक है। इफ एंटीबायोटिक या पेन मेडिकेशन है प्रिस्क्राइब दे शुड बी टेकन एज, अगर कोई एंटीबायोटिक या पेन रिलीवर प्रिस्क्राइब की गई है तो उसको लेते रहना चाहिए, ठीक है। अबे रप्चर अपेंडिक्स का है, बाकी का रिकवरी फ्रॉम सर्जरी फ्रॉम प्रोलिफरेशन अपेंडिक्स इज लॉन्गर, मतलब जो सर्जरी अगर अपेंडिक्स रप्चर हो जाए तो रिकवरी टाइम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बिकॉज इन्फेक्शन मस्ट बी ट्रीटिंग, क्योंकि उस टाइम हमें इन्फेक्शन को ट्रीट करना पड़ता है, ठीक है। हॉस्पिटल स्टेज लीस्ट 4 days, कम से कम हॉस्पिटल वो 4 दिन रहेगा, एंड कैन बी लॉन्गर, वो लंबा भी हो सकता है। इफ कॉम्प्लिकेशन डेवलप, अगर डेवलप हो जाए, वो हॉस्पिटल में 4 से ज्यादा दिन तब रह सकता है अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई हो तो। ड्रेन रिमेन इन प्लेस अंटिल पस स्टॉप ड्रेनिंग, और ड्रेन तब तक रहेगा जब तक पस रुकना बंद नहीं हो जाता। एंड नर्स स्टाफ चेंज द गॉज पैक एज नीड, और जो नर्स स्टाफ होगी वो गॉज पैक को जरूरत के हिसाब से चेंज करती रहेगी, और उसको आईवी के थ्रू एंटीबायोटिक्स हमेशा दिया, जब तक वो हॉस्पिटल में तब तक उसको आईवी के थ्रू एंटीबायोटिक्स दी जाएगी। व्हेन डिस्चार्ज, जब वो डिस्चार्ज होगा ओरल एंटीबायोटिक्स आर प्रिस्क्राइब, तो उसको ओरल एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाएगी एंड शुड बी टेकन एज डायरेक्ट, उसे डायरेक्टली लेना होगा। ड्रेन एंड गोज पैक रिमेन इन प्लेस, और ड्रेन और गोज पैक तब भी वहीं रहेगा। एंड इंस्ट्रक्शन आर गिवन ऑन प्रॉपर केयर, और प्रॉपर केयर की इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्म द फिजिशियन इफ अमाउंट ऑफ ड्रेनेज सडनली इंक्रीज, अगर ड्रेनेज तुरंत इंक्रीज हो जाए तो फिजिशियन को इसके बारे में बताना होगा, ठीक है। और यहाँ तक कि उसकी कलर कैसा था, कोई चेंजेस थे, इन सब के बारे में बताना होगा। ड्रेन इज रिमूव ऑन एंड
आउट पेशेंट बेसिस, और जो ड्रेन है उसको आउट पेशेंट के बेस पे जब वो घर जाने वाला होगा उसको वहां से निकाल दिया जाएगा। अब है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन की। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से होते हैं? तो उसमें है पैरालिटिक। इसमें पैरालिटिक होने की चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। द बाउल इज नॉर्मली कांस्टेंट मोशन, और जो बाउल इंटेस्टाइन का जो मोशन होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। डाइजेस्टिंग फूड एंड एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट, डिस्टर्बिंग द बाउल, और इसकी वजह से जो हमारे इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है उसको क्या करें, उसको डिस्टर्ब भी कर देगा। सर्जन जस्ट टच इट कैन कॉज द मोशन ऑफ कम टू